Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, here a question of consolidated balance sheet. So this is the question. It's like okay. P acquired 70% of S. Here P stands for parent company and S stands for subsidiary company. ये throughout the book ऐसे चलेगा. P for parent and S for subsidiary. So what the case here is P acquired 70% of S on 1st January 2011 for 4,50,000 rupees, right? The retained earnings of S were 50,000 rupees at that date, means at the date of acquisition. It is P's policy to recognize non-controlling interest at the date of acquisition as a proportionate share of net assets. Okay. We'll be discussing it inshallah while solving this question. The statement of financial position of P and S at the date of 31st December 2011 were as follows. Okay, so this is the financial statement of P. ये tally कर रही है 950 and this is the financial statement of S. ये भी tally कर रही है 350 के asset है तो 350 के आपके asset और liability और equity है. Okay, requirement है जी. Prepare a consolidated statement of financial position as at 31st December 2011. Okay, so the case is P acquired 70% of S on 1st January 2011 and now by the end of 31st December 2011, these are two financial statements of respective companies P and C, and we are supposed to prepare a consolidated statement of financial position. We have a very good idea about a financial position. ये हम बनाते रहे हैं, बैलेंस शीट कहते हैं हम इसको. अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि पी और एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके बनाना है, कंसोलिडेट करना है. लेकिन ये इकट्ठा करके बनाने से मुराद ये नहीं है कि आप सिंपल इसको ऐड कर दें तो ये इकट्ठा हो गया तो ठीक है. बात ये है कि पी ने एस का 70% एक्वायर किया है, तो 70% एक्वायर किया है तो हमें एस का 70% ही अपने पास यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. पहली बात ये कि ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ये पी बनाएगा, पेरेंट कंपनी बनाती है हमेशा, ठीक है. अपनी अलहदा भी बनाती है और कंसोलिडेटेड भी बनाती है सब्सिडरी कंपनी के साथ. दूसरी बात ये कि मैंने आपको बता दिया कि इसको इकट्ठा करने, कंसोलिडेट करने का कतई ये मतलब नहीं है कि 50,000 प्लस 350 अब यहाँ पे 4 लाख लिख दें, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 लाख लिख दें, 650 प्लस 1 यहाँ पे 750 लिख दें, ऐसा नहीं है. और ना ही ऐसा है कि अगर P ने S का 70% एक्वायर किया है तो हम ये करें कि 350 का 70% लेकर ऐड कर दें या 1 लाख का 70 ऐड कर दें या यहाँ पे 1 लाख का 70% ऐड कर दें, ऐसा भी नहीं है. इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है. ये चूँकि अकाउंटिंग है, सिंपल मैथ्स नहीं है और उसके सर्टेन रूल्स हैं, तो हम बाय रूल इसको ऐड करेंगे, बाय रूल हम इसको कंसोलिडेट करेंगे. कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं. मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करता हूँ. ये करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल, देन वी नीड टू कैलकुलेट एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम कहते हैं कि आपने अगर जैसे इस क्वेश्चन में हमने कहा कि पी ने एस को 70% एक्वायर किया हुआ है तो 70% पे उसका राइट है, उसका कंट्रोल है, वो उसकी सब्सिडरी बन गई है. जो रिमेनिंग 30% है ना, उस 30% पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो 30% उसके कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई. तो प्रिसाइजली हम इसका एब्रिविएशन यूज करते हैं एनसीआई. इट स्टैंड्स फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, राइट. एंड दिस इज गुडविल. ये हमें कैलकुलेट करनी है. एनसीआई की परसेंटेज 30 है, लेकिन एनसीआई कैसे कैलकुलेट करनी है इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला हमारे पास है. तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल, सेकेंडली वी नीड टू कैलकुलेट एनसीआई एंड थर्डली वी नीड टू कैलकुलेट रिटेन्ड अर्निंग. और ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करनी है वो फिगर्स के जो हम रिकॉर्ड कर सकें, लिख सकें, जिनको हम हिस्सा बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, ठीक है. तो इनके सर्टेन फॉर्मूलाज हैं. उन सर्टेन फार्मूलाज के लिए हम सबसे पहले एक स्केड्यूल बनाते हैं जो हमारे लिए आसानी पैदा कर देता है. लाजमी नहीं है कि आप ये बनाएं, लेकिन रिकमेंडेड है मेरी तरफ से 100% कि आपको बनाना चाहिए एटलीस्ट इस लेवल पर, ताकि हमारी चीज़ें स्मूथ हों. फिर जब आगे जाके आप प्रैक्टिस में आ जाएं तो फिर आप इसको बेशक स्किप भी कर दें, कोई मसला नहीं है. बट स्टिल
मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड होगा कि आप इसको बनाएं, ये गलती की गुंजाइश कम कर देता है आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो क्या है, वो चीज़ है जी एसेट स्केजुअल। हम एक एसेट स्केजुअल बनाते हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को अपने पास लिख लेते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों के वहीं से हम चीज़ों को उठा के गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं, एनसीआर भी करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग भी कैलकुलेट करते हैं। तो एसेट स्केजुअल में हम क्या करते हैं, एसेट स्केजुअल में हम लेते हैं जी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, और किस वक्त की लेते हैं हम लेते हैं एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, at the time of acquisition and फिर post acquisition, right? हम ये तीन तरीके से तीन मौकों पर ये जो फिगर्स बनती हैं इन दो चीज़ों की, हम उनको यहाँ पर लिखेंगे और ये हमें क्वेश्चन में से मिल जाएंगी। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, राइट? और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमने सब्सिडरी की चीज़ें नोट करनी है। ये जो सारी चीज़ें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग बोथ एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन किसका लिखना है, सब्सिडरी का। शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन किसका लिखना है, सब्सिडरी का। शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ पोस्ट एक्विजिशन किसका लिखना है, रिटेन्ड अर्निंग का। ठीक है, सब्सिडरी का। तो ये प्लीज आपने याद रखना कि यहाँ पे सब्सिडरी की फिगर्स आएंगी, पेरेंट कंपनी की फिगर्स नहीं आएंगी, राइट? अच्छा, अब हम कहते हैं जी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम देख लेते हैं। कंसोलिडेशन 1 जनवरी को हुई थी। द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस वर 50,000, तो 50,000 उसकी रिटेन्ड अर्निंग थी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, ये हमें पता चल गया। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, राइट? इसी तरीके से हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल कितना है, तो शेयर कैपिटल इसका गिवन है 1 लाख, राइट? और हमें इसका कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसमें चेंज आया हो। तो जो हमारे पास एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन है, कंसोलिडेशन है, उसी को हम कंसीडर करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हमारे पास कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और फिर रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितनी है, सॉरी, ये जो रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे लिखी हुई है दिस इज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, और एक्विजिशन का कॉलम ये है, तो हमें इस 50,000 को यहाँ पे लिखना था, राइट, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। और कंसोलिडेशन के वक्त में कितनी एक्विजिशन, रिटेन्ड अर्निंग कंसोलिडेशन के वक्त में है 1 लाख, ठीक है। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को, और ये बैलेंस शीट्स कब बनी है, 31 दिसंबर को, तो ये एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। रिटेन्ड अर्निंग इज 1 लाख, राइट। और पोस्ट एक्विजिशन, इन दोनों को अगर हम करें तो ये तो पोस्ट एक्विजिशन 0 आएगा, दिस इज नील। और अगर हम इसको एक्विजिशन को कंसोलिडेशन में से लेस करें तो 1 लाख माइनस 50,000, 50,000, राइट। अब ये हमारे पास एसेट स्केजुअल आ गया। अब हम इनका टोटल भी कर लेते हैं। वन लाख 2, 1 लाख और 50, 150, एंड दिस इज 50, राइट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास फिगर्स आ गई हैं जो हमारे यहाँ पर काम आएंगी इन चीज़ों में, इनको कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। अच्छा जी, जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है। फॉर्मूला है जी इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस प्लस एनसीआई, और फिर माइनस करना है हमने नेट एसेट्स। अच्छा जी, ये नेट एसेट्स की जो साइंस है वो ये है कि
नेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन के वक्त में जब आपने उस सब्सिडी को एक्वायर किया उस वक्त उसके टोटल एसेट्स थे लेट से 1,20,000 और उसकी जो टोटल लायबिलिटीज थी वो थी 80,000। ठीक है, टोटल एसेट थे 1,20,000 और टोटल लायबिलिटीज थी 80,000। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आएगा 40। ये जो 40 है दिस इज नेट एसेट, नेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हमारे पास कितनी है क्वेश्चन के अंदर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जी एक्वायर्ड फॉर 4,50,000, so cost of acquisition is 4,50,000। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है एनसीआई। एनसीआई हम कितनी है हमारी, ये हमें मालूम है। एनसीआई जी हमारे पास है, यहाँ पे हमने लिखा था 30%। एनसीआई हमारे पास है 30%। ठीक है, दिस इज एनसीआई विच इज 30%। कैसे पता चला 30% है, क्योंकि 70% तो हमने एक्वायर किया हुआ है, तो 100 में से जब 70 लेस करेंगे तो बचेगा कितना 30, तो जितना नहीं एक्वायर किया दैट इज आवर एनसीआई। ठीक है, अभी 30% हमने किसका लेना है, इसका टोटल एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, इसका एनसीआई लेना है। 150 का 30% लेना है। ठीक है, तो जब हम 150 का